हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 48। मैनेजर के रूम में बैठा अक्षत उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिस दिन अमायरा किडनैप हुई थी। कैमरा उसके घर से कुछ आगे लगा था, इसलिए गेट की फुटेज वह नहीं देख पाया, लेकिन उस दिन कैमरे के सामने से कुछ ही गाड़ियां गुजरी थी। अक्षत सबको बड़े ध्यान से देख रहा था। एक गाड़ी की फुटेज पर उसकी नजर पड़ी जो कि उसे थोड़ी संदिग्ध लगी। अक्षत ने उसे जूम करके देखा तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाई थी। अक्षत ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और मैनेजर को थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। वहां से निकलकर अक्षत सीधा अपने दोस्त नवीन के ऑफिस चला आया। सुन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, अक्षत ने आकर नवीन से कहा, जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठा कुछ काम कर रहा था। तू यहाँ, वो भी इस वक्त? हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं, नवीन ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। अक्षत और नवीन उसके ऑफिस के बगल वाले कैफे में चले आए। नवीन ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की और कहा, मुझे अमायरा के बारे में पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं तुझसे मिलने घर भी आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। अच्छा, तो कुछ हेल्प की बात कर रहा था, बताना क्या हेल्प चाहिए। ये गाड़ी किसके नाम से है, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए, अक्षत ने एक पेपर नवीन के सामने रखते हुए कहा। इतने से काम के लिए तू मुझे बोल रहा है? ये तो तू आरटीओ ऑफिस से भी पता लगा सकता था, नवीन ने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहे। ये वही गाड़ी है जिसमें अमायरा का किडनैप हुआ था। अगर हम ये पता लगा लें कि ये गाड़ी किसकी है तो अमायरा के कातिल का पता लगाया जा सकता है, अक्षत ने गंभीर होकर कहा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तू पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहा। वो तेरी इसमें मदद कर सकती है, नवीन ने कहा। मैं पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि छवि दीक्षित केस और अमायरा की मौत एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरे साथ ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने छवि दीक्षित केस को अपने हाथ में लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों इंसान एक ही है। छवि दीक्षित केस विकी सिंघानिया से जुड़ा है, इसलिए मैं पुलिस की मदद नहीं ले सकता। इस वक्त अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो नवीन। मैं अपनी बेटी के कातिल को ढूंढना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद करो। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर बेबसी और दुख के भाव उभर आए। डोंट वरी, मैं तेरी मदद करूंगा, नवीन ने अक्षत के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। उसकी आंखों में देखते हुए अक्षत को थोड़ी राहत महसूस हुई। वेटर कॉफी रखकर चला गया। दोनों ने कॉफी पी और फिर नवीन वहां से चला गया। अक्षत घर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे मीरा का ख्याल आया। वह मीरा से बात करना चाहता था। उसने गाड़ी रोकी और मीरा का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। अक्षत का मन उदास हो गया और उसकी नजर अपनी बगल वाली खाली सीट पर जा पड़ी जहां अक्सर मीरा होती थी, लेकिन आज वो जगह खाली थी। अक्षत काफी देर तक उस खाली सीट को देखते रहा और फिर गाड़ी अमरजी के घर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद अक्षत की गाड़ी अमरजी के घर के सामने पहुंची, लेकिन अक्षत में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि मीरा उसे वहां देखकर फिर से परेशान हो। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई और अंदर ही बैठा रहा। आसमान लालिमा लिए हुए था और सूरज ढल रहा था। अक्षत मीरा को देखने के लिए वहीं रुक गया। अक्षत की नजर अमरजी के घर की तरफ थी। तभी उसे घर के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मीरा नजर आई। अक्षत बुझी आंखों से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद सौंदर्या आई और उसे अपने हाथों से कुछ खिलाने लगी। मीरा मना करता रही, लेकिन सौंदर्या ने फिर भी उसे खिलाया। ये देखकर अक्षत वहां से चला गया। बस बुआ जी, हम और नहीं खा पाएंगी, मीरा ने सौंदर्या को रोकते हुए कहा। तुमने खाया ही कहाँ है मीरा, चलो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, खा लो। देखो जरा खुद को, कितनी दुबली हो गई हो, तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। उधर क्या देख रही हो, सौंदर्या ने कहा। हमें लगा जैसे थोड़ी देर पहले अक्षत जी यहीं कहीं थे, हमारे आसपास, मीरा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मीरा, जमाई सागर होते तो क्या वो अंदर नहीं आती? तुम्हें शायद वहम हुआ है। ये लो, ये खाओ, तब तक मैं आती हूँ। कहते हुए सौंदर्या ने प्लेट मीरा की तरफ थमा दी और अंदर चली गई। मीरा का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अक्षत यहाँ नहीं था। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था जैसे अक्षत कुछ देर पहले यहीं था। उसके वहां खड़े नौकर से कहा, सुनिए,
इसे ले जाइए प्लीज। जी मैडम, नौकर ने कहा और मीरा से प्लेट लेकर चला गया। मीरा घर के सामने की खाली सड़क को देखकर मन ही मन कहने लगी, क्या आप सच में यहां थे या ये सिर्फ हमारा वहम था? क्या सही है क्या गलत हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्षत जी, हम आपसे नफरत नहीं करते, बस थोड़े नाराज हैं। हमारे मन में पहली बार आपको लेकर गुस्सा है, इसलिए हम आपसे दूर हैं। लेकिन आपकी कमी हमें हर वक्त महसूस होती है। हमारी माँ कहती थी अक्सर किसी रिश्ते को बचाने के लिए उससे कुछ दूर रहना पड़े तो रह जाना चाहिए। काश हम आपको ये समझा पाते। आपके साथ रहते हुए हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारी तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती जाती। इसलिए हमने कुछ दिन आपसे दूर रहना बेहतर समझा। हमें माफ कर दीजिएगा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसका मन भारी होने लगा और गले में चुभन का एहसास होने लगा। उसी शाम छवि दीक्षित का घर। मेरी बात समझने की कोशिश करो माधवी, तुम्हारा और छवि का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो पैसे वाले लोग हैं, उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। तुम्हें और छवि को मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम दोनों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। छवि के मामा कमल ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं कायरों की तरह हार मानकर यहाँ से चली जाऊं? माधवी ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा। तो छवि, कमल और कमल की पत्नी उन्हें देखने लगे। उन सबको अपनी ओर देखते पाकर माधवी जी ने आगे कहना शुरू किया, क्यों जाऊं मैं ये शहर छोड़कर? सिर्फ इसलिए कि जिनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई वो बड़े लोग हैं। मैं नहीं डरती ऐसे बड़े आदमियों से जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। उन लोगों ने मेरी छवि के साथ जो किया है उसके जख्म अभी भरे नहीं है। लोग भूल सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए अत्याचार को कभी नहीं भूल सकती। मैं उन सबको सजा दिलवा कर रहूंगी जो इसमें शामिल थे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अदालत ने भले उन गुनहगारों को छोड़ दिया, लेकिन मैं उन्हें सजा देकर रहूंगी। कहते कहते माधवी खांसने लगी। छवि ने देखा तो पानी का ग्लास लेकर उनके पास आई और उन्हें पानी पिलाकर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, माँ शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ है मुझे और कुछ नहीं होगा। मैं हार नहीं मानूंगी छवि। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, लेकिन जो असली गुनहगार है उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी। उन सब ने हमें धोखा दिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वो अक्षत व्यास जिसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया, उसने मुझसे वादा किया कि वो इंसाफ दिलाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में उसने हम सबको धोखा दिया। उसकी खामोशी ने यह साबित कर दिया कि वो भी उन सब के साथ मिला हुआ था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो कभी खुश नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा वो। माधवी जी ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा, उन्हें बर्बाद करके क्या आपकी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? दरवाजे पर खड़ी चित्रा ने अंदर आते हुए कहा, तो सबकी नजर उस तरफ चली गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या उसने तुम्हें यहाँ पछतावे के लिए भेजा है? माधवी जी ने कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ खुद आई हूँ। मुझे छवि से कुछ बात करनी है, चित्रा ने कहा। लेकिन छवि को किसी से कोई बात नहीं करनी। हम सब कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, कमल जी ने कहा। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बेगुनाह छवि के साथ हुए जुर्म की सजा काट रहा है और जो गुनहगार है वो कुछ महीनों बाद छूट जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, चित्रा ने कहा। माधवी ने चित्रा की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा, ये बात जाकर अपने वकील साहब को समझाओ, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। उनकी वजह से एक बेकसूर सलाखों के पीछे है। उनकी वजह से एक गुनहगार बच गया। उनकी वजह से मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ उनकी वजह से। अक्षत सर की इसमें कोई गलती नहीं है, चित्रा ने एकदम से कहा तो माधवी ने उसकी बाह छोड़ दी। चित्रा के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए और उसने आगे कहा, वो गलत नहीं है, सब उन्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इस वक्त उन किन हालातों से गुजर रहे हैं। उस दिन अक्षत सर अदालत में चुप रहे क्योंकि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें चुप रहना पड़ा, क्योंकि आपकी ही तरह उन्होंने एक और माँ से वादा किया था, वादा उस माँ को उसकी बच्ची लौटाने का। लेकिन आखिर में उनके साथ क्या हुआ? उन लोगों ने उस बच्ची को मार डाला। अक्षत सर की हंसती खेलती जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हर कोई उन्हें गलत समझ रहा है।
उनके बारे में गलत बोल रहा है, लेकिन वो तो अभी तक अपनी 3 साल की बेटी की मौत के गम से बाहर तक नहीं निकले हैं, और आप कह रही हैं कि वो गलत है, उन्होंने आपको धोखा दिया। चित्रा कहते कहते एकदम से खामोश हो गई। उसकी सांसें फूलने लगी थी, आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी थी। माधवी जी ने जब सुना तो उनकी आंख से निकलकर आंसू की एक बूंद गाल पर बह गई। चित्रा की बात सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। अक्षत के बारे में सोचकर खुद उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। वह माधवी जी के पास आई और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। छवि के साथ जो हुआ उसका दुख हम सबको है, लेकिन इन सबके लिए अक्षत सर जिम्मेदार नहीं है। वो तो ये केस लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे जिद की और उन्होंने छवि को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश की। केस की लास्ट डेट से 2 दिन पहले उनकी बेटी किडनैप हो गई, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने छवि को इंसाफ दिलाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। जब वो कोर्ट रूम में थे तब उनसे उस केस और उनकी बेटी में से किसी एक को चुनना था। आप ही बताइए, ऐसे वक्त में आप क्या करती? मैं मानती हूँ कि छवि के साथ अन्याय हुआ है और एक बेकसूर को सजा मिली है, लेकिन इन सब में सर की कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान उस वक्त वही करता जो उन्होंने किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने उन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं एक माँ हूं, इसलिए अपनी बेटी के साथ होते अन्याय को नहीं देख पाई। मैंने उसे बुरा भला कहा, उस पर हाथ उठाया। उस वक्त मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। मैंने उसे बद्दुआ तक दी थी। एक माँ के मुंह से निकली बद्दुआ जिसने उसकी बेटी छीन ली। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। माधवी जी ने रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अपने आप को संभालिए माँ, छवि ने माधवी जी को पास पड़ी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। गलती हम सबसे हुई है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं छवि का केस रीओपन करवाना चाहती हूँ, चित्रा ने एकदम से कहा। क्या ये मुमकिन है? छवि और ये परिवार पहले भी इस केस के चलते कितना सब भुगत चुके हैं। मैं नहीं चाहता भी इन्हें फिर से वही सब झेलना पड़े। वकील साहिबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जाइए यहाँ से। हमें अब कानून से और मदद नहीं चाहिए। कमल जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन सर, चित्रा ने जैसे ही कहना चाहा, कमल जी ने अपना हाथ सामने कर उसे बोलने से रोक दिया और कहा, बस वकील साहिबा, बहुत हो गया। मैं अपनी बहन और भांजी को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। छवि के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी किस्मत समझकर हम सबने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमें इंसाफ की झूठी उम्मीद मत दीजिए। चली जाइए यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आइएगा। चित्रा ने माधवी जी की तरफ देखा, जो कि खामोशी से बैठी सोच में डूबी थी। छवि ने उन्हें संभाल रखा था और उसकी भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चित्रा ने उसकी तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। चित्रा घर से निकलकर अपनी स्कूटी की तरफ आई। वह सोच में डूबी हुई थी। अक्षत के साथ जो हो रहा था उसके बारे में सोचकर उसका मन काफी भारी हो चुका था। चित्रा जो करना चाहती थी उसमें छवि और छवि के परिवार का पूरा सपोर्ट जरूरी था, और यहाँ उन्होंने केस रीओपन करने से साफ मना कर दिया। उतरा हुआ चेहरा लिए वह वहां से चली गई। मीरा को अपने घर में खुश देखकर अक्षत का मन न जाने क्यों खिन्न हो गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसका दिल बहुत धीमी लय में धड़क रहा था। अक्षत खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये खालीपन, ये बेचैनी क्यों है। उसने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरे हाथ की कोहनी खिड़की पर रखकर अंगूठे को होंठों से लगा लिया। वह बहुत उदास था और दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी में पसरी खामोशी तोड़ने के लिए उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, लेकिन आज गाने ने भी अक्षत का दर्द बढ़ा दिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। समंदर से ज्यादा मेरी आंखों में आंसू, जाने ये खुदा भी ऐसा क्यों, तुझको ही आए ना ख्याल मेरा, पता पता जानता है, एक तू ही न जाने हाल मेरा, पता पता जानता है, एक तू ही न जाने हाल मेरा।
अक्षत को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया और गाड़ी को साइड में लगाकर सर सीट से लगा लिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। मीरा के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने आने लगे, वो पल जिनमें वो दोनों साथ थे, मुस्कुराते थे, झगड़ते थे, लेकिन आज मीरा उसके साथ नहीं थी। अक्षत ने अपने आंसू पोंछे और अपना फोन उठाकर मीरा का नंबर डायल किया। उसका दिल धड़कने लगा। मीरा उसका फोन उठाएगी भी या नहीं, उससे बात करेगी भी या नहीं। अक्षत इन्हीं सब में उलझा हुआ था कि कुछ रिंग जाने के बाद फोन उठा लिया गया। मीरा कुछ कहती इससे पहले ही अक्षत बोलने लगा, मीरा वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ, तुम्हें मुझसे नाराज होने का, मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन मुझसे दूर जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मीरा, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मुझे मंजूर है, बस मुझसे दूर रहने की सजा मत दो। मैं तुम्हारे अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अमायरा जा चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मीरा प्लीज वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक बार मेरा भरोसा करो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कल से तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी मैंने। मीरा, एक बार मुझसे बात करो प्लीज। अक्षत की आवाज में दर्द साफ नजर आ रहा था। ये सब कहते हुए उसे अपने सीने में दर्द और गले में चुभन का एहसास हो रहा था। वह फोन कान से लगाए बैठा था, लेकिन मीरा ने बिना बात किए ही फोन काट दिया। जब फोन कटा तो अक्षत का दिल भी टूट गया। मीरा इतनी कठोर हो सकती है, अक्षत ने कभी सोचा नहीं था। उसने फोन साइड में रखा और एक बार फिर सर सीट से लगा लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थी और उनमें आंसू बह रहे थे। अक्षत के आंसू कनपट्टी से होकर सीट के लेदर को भिगा रहे थे। जब अपने अंदर चल रहे शोर को अक्षत संभाल नहीं पाया तो उसका दर्द सिसकियों में बदल गया। उसकी सिसकियां कोई सुन न ले सोचकर उसने म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया और सिस्टम पर गाना बजता रहा। अक्षत को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार वह अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और साथ ही सिसकियां जारी रही। घंटों अक्षत सड़क के किनारे गाड़ी में बैठा उसे न घर याद था न कुछ और। उसकी जिंदगी से जुड़े दो खास इंसान आज उसके पास नहीं थे। घर से फोन आते रहे, लेकिन अक्षत ने किसी का जवाब नहीं दिया। आज कुछ देर बाद किसी ने गाड़ी के शीशे को खटखटाया तो अक्षत की तंद्रा टूटी। अक्षत ने अपने आंसू पोंछे और शीशा नीचे किया। एक फटेहाल खड़ी औरत अपनी बच्ची को गोद में उठाए आस भरी नजरों से अक्षत को देख रही थी। अक्षत ने उसकी तरफ देखा तो औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबू कुछ खाने को दे दीजिए, बच्ची थोड़ी भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए बाबू। बच्ची उस औरत की गोद में रोए जा रही थी और वह उसे चुप कराने के लिए बार बार थपथपा रही थी। उस बच्ची को देखकर अक्षत को अपनी अमायरा की याद आ गई। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और औरत को दे दिए। औरत अक्षत को दुआएं देती हुई वहां से चली गई। अक्षत ने पानी की बोतल उठाई और गाड़ी से उतरा। साइड में आकर उसने मुंह धोया और कुछ देर डिवाइडर की दीवार के पास खड़ा वहां से गुजरती गाड़ियों को देखता रहा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह खालीपन पसर चुका था। अक्षत खाली आंखों से सामने देखता रहा। तभी उसका फोन बजा। अक्षत ने देखा फोन नवीन का था। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, कुछ पता चला? हाँ, मैंने गाड़ी के मालिक की सभी डिटेल्स तुझे मेल कर दी है। आई होप वो तेरे काम आए, नवीन ने कहा। थैंक्स, अक्षत ने बुझे स्वर में कहा। दोस्त होकर थैंक्स बोल रहा है, चल अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, कहकर नवीन ने फोन काट दिया। अक्षत ने फोन जेब में डाला और आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 48। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।